नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी टिप्पन शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लाइव बन चुकी है। मतलब उनकी एक साल की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की तरक्की देख देश का युवा ये भी पूछता है और स्वाभाविक है, उसके मन में सवाल है कि जो गति आज है, जो विस्तार आज है, वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी? इसका जवाब है, पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था। साथियों, आप याद करिए, पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी, लेकिन भारत में हम उनका इंतजार करते रहते थे, सोचते थे भैया दुनिया में तो आया, हमारे यहां कब आएगा? जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी, निकम्मी हो जाती थी, तब जाकर के वो हमारे यहां पहुंचती थी। ये सोच बना दी गई थी कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं सकती। इस मानसिकता से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया, बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हमसे दूर होते चले गए। आधुनिक विश्व में जिन उद्योगों से रोजगार पैदा होता है, जब वही नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई टेक्निक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने PLI स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और PLI स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इन सारे सेक्टर्स में हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है।
साथियों, भारत के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए आज उनके स्किल डेवलपमेंट पर सरकार का बहुत फोकस है। इसलिए हमने स्किल इंडिया जैसे मिशन शुरू किए। आज सैकड़ों कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे युवाओं को एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी के लिए भटकना न पड़े, हमने इसकी भी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की टॉप 500 कंपनीज में पेड इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। हर इंटर्न को 1 साल तक 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिले। इससे युवाओं को अलग अलग सेक्टर्स में रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ने का मौका मिलेगा। उनका ये अनुभव उनके कैरियर के लिए बहुत लाभकारी होगा। साथियों, विदेशों में भी भारतीय युवाओं को आसानी से नौकरी मिले, इसके लिए भी भारत सरकार नए मौके बना रही है। हाल में ही जर्मनी ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, जर्मनी ने भारत के फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। रोजगार मेले में पीएम मोदी बोले हुए हैं। पीएम मोदी का ये संबोधन आपने देखा। रोजगार मेले से युवाओं को तेजी से रोजगार मिल रहा है, पीएम मोदी का ये कहना है, और युवाओं को ट्रेनिंग भी मिल रही है। पीएम मोदी ने ये तमाम बातें अपने संबोधन के जरिए कही है। पीएम ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए हैं और रोजगार के अवसर कैसे देश के अंदर पैदा करने हैं, अलग अलग राज्यों में कैसे पैदा करने हैं, और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ये अपना संबोधन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पीएम ने 51,000 से ज्यादा जो युवा हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर्स प्रदान किए हैं। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधित किया है। युवाओं को तेजी से रोजगार मिल रहा है। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और आपको बता दें कि अपडेट ये है कि 51,000 से अधिक युवाओं को जो यहाँ पर ऑफर लेटर्स हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए हैं। लगातार हर एक फील्ड में काम किया जा रहा है। खासतौर पर युवाओं के हवाले से अगर बात करें तो युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए लगातार कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और एक बार फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें से कुछ देर पहले आपने सुना किस तरीके से 51,000 युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई। युवाओं के हवाले से बात की जाए तो युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर्स दिए गए। युवाओं में भी काफी खुशी का माहौल है। वहीं अगली खबर जहाँ पर आज पीएम मोदी की एमपी और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। यहाँ पर 12,850 करोड़ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। 11 एम्स में ड्रोन सर्विसेज भी यहाँ पर उनकी भी शुरुआत देखने को मिलेगी। आज पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें, जिस तरीके से कल हमने देखा गुजरात को बड़ी सौगात दी गई। 4800 करोड़ रुपए की अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। वहीं पर आज छत्तीसगढ़ की बारी है, मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दिवाली के बड़े तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों को यहाँ पर बड़ी सौगातें देने का काम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि एम्स का वर्चुअल तौर से उद्घाटन भी किया जाएगा। एम्स हालांकि वहाँ पर पहले संचालित था, लेकिन इसकी बिल्डिंग न्यू बनी है। नई बिल्डिंग के चलते यहाँ पर एक बार फिर से इसका इनॉग्रेशन जो है वो जो है
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर से करते नजर आएंगे। यानी ओवरऑल बात की जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम मोदी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों को बड़ी सौगातें इस दिवाली पर मोदी सरकार की तरफ से आज मिलने जा रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात नहीं, इससे पहले भी कई राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डायरेक्ट ये सौगातें दी गई हैं। इन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होगी। एमपी के सबसे बड़े ESIC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण होना है, इससे भी लॉन्चिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर बनेगा। बिलासपुर स्थित का किम्स का भी उद्घाटन होने वाला है, ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण दिन है। पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला है। ये वर्चुअली होगा और ये सौगातें दोनों राज्यों के लोगों को मिलेगी। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन टाइम को बताने वाले यू विन पोर्टल का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज होने वाला है। तो आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ के लिए स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान लॉन्च होगा। आपको बता दें कि ये तमाम बड़ी सौगातें कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रकृति परिशिक्षण अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखने को मिलेगी। यानी कि पर्यावरण की बात हो या फिर हेल्थ को लेकर बात हो, लगातार मोदी गवर्नमेंट जो है वो प्रतिबद्ध है, लगातार काम किया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहा है। कहीं ना कोई खामी रह जाती है, लेकिन अब एक बार फिर से मोदी गवर्नमेंट द्वारा काम किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए शंभू राही हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। शंभू, आपसे जानना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें आज भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देखने को मिलेगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मैम। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को आज धनतेरस के दिन जो बड़ी सौगातें मिलने जा रही है, सबसे पहले मैं बात करूंगा तो बिलासपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किम्स का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ में ही रायपुर में केंद्रीय योग एवं प्रतिशत चिकित्सालय अनुसंधान का शिलान्यास करेंगे। तो कहीं न कहीं दो बड़ी सौगातें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देने जा रहे हैं। और बताना चाहूंगा, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में जो है ये अनुसंधान जो है खुलने जा रहा है प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में। इसको लेकर के पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। 90 करोड़ की लागत से लगभग जो है ये प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। 24 महीने में ये बनकर के तैयार हो जाएगा और 100 बिस्तरों का ये प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र होगा। तो कहीं न कहीं एक बड़ी सौगातें है छत्तीसगढ़ को। और एक जो है प्राकृतिक क्षेत्र में ये पहला हॉस्पिटल जो छत्तीसगढ़ में होगा। तो कहीं न कहीं बड़ी बात है, डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं न कहीं बड़ी सौगातें जो है छत्तीसगढ़ को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू, ये तमाम जानकारी के लिए। शंभू राही हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को कुछ बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं। खास तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को और मजबूत करने की कोशिश डबल इंजन की सरकार द्वारा किया जा सकता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम लाइव है। अब वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवाद और सेना के बीच का ये मुठभेड़ और आतंकवाद पर सेना ने बड़ा प्रहार किया है। और ये बड़ा प्रहार करते हुए आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में K9 स्क्वाड का डॉग फैंटम भी शहीद हुआ है। बेहद दुखद मामला। और अखनूर में 27 घंटे के बाद एनकाउंटर फिलहाल खत्म हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कि आखिर जिन आतंकवादियों ने आर्मी के या सेना के वाहन पर, सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया था, उन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, खत्म कर दिया है। और इसमें सेना का एक डॉग जो है वो भी शहीद हुआ। बिल्कुल, आपको बता दें कि आर्मी एम्बुलेंस पर जिस तरीके से कल सुबह तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच में एक हमला पेश आता है, जिसमें कि एक सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। और कहीं ना कहीं गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन ये हमला जो है, ये अटैक एक एनकाउंटर का रूप ले लेता है और इस एनकाउंटर के दौरान कल एक आतंकी को ढेर किया गया और आज की रिपोर्ट ये साझा की जा रही है कि 2 और आतंकियों को मार गिराया गया है। 3 आतंकियों को इस पूरे ऑपरेशन में ढेर किया गया है। लेकिन बुरी खबर ये भी है कि K9 स्क्वाड का एक डॉग, जिसका नाम फैंटम था, वो यहाँ पर शहीद हो चुका है। ये आर्मी डॉग था। काफी मदद आर्मी की इस डॉग ने की है इस पूरे एनकाउंटर के दौरान, क्योंकि हमेशा से डॉग्स की भूमिका काफी ज्यादा अहम रही है। आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर नेशन में गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडित नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट के हवाले से अगर बात करेंगे, साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय में चुने गए लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, तमाम जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी आतंकियों की यहाँ पर आतंकियों के निशाने पर है। आतंकियों की नजर उनके सामने है। दूसरे राज्यों से आकर जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर है। क्योंकि पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो लगातार आतंकियों द्वारा प्रवासी मजदूरों पर हमला किया जा रहा है, उन पर निशाना लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये निशाना आज का नहीं, कई सालों पहले से ही आतंकवाद किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना बना रही है, इसमें चुनिंदा कुछ लोगों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। और जैसे दूसरे राज्यों से जो आकर यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और आज तक कई लोगों की इस जंग में आकर उनकी मौतें भी हुई हैं और ये साफ तौर पर 370 का भी एक कहीं न कहीं असर या फिर ये दिखाने जाने की कोशिश यहाँ पर आतंकियों द्वारा या पाकिस्तान द्वारा की जा रही है कि 370 हटाना सरकार का सही फैसला नहीं था। इस दृष्टिकोण से ये भी देखा जा सकता है। तो दूसरे राज्यों से काम करने वाले लोग हैं या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन पर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। इधर महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। नरेंद्र लाल चंद्र जी को मीरा भयंदर से टिकट दिया गया। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। नरेंद्र लाल चंद्र जी को मीरा भयंदर से टिकट मिला है। उन्हें वहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही है और आज जाकर चौथी लिस्ट भी अब बीजेपी की तरफ से सामने निकल कर आती है। तो नरेंद्र लाल चंद्र जी को मीरा भयंदर से टिकट मिला है। उन्हें वहां से इस सीट पर लड़ने की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। चर्चित चेहरे, नामित चेहरे और कुछ मुख्य चेहरे हैं। सभी राजनीतिक दल इस वक्त चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव को जीतने के लिए चुनाव में नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख भी है और आज आखिरी तारीख है, तो जाहिर सी बात है आज बचे खुचे जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम भी सामने आएंगे और वो भी अपना अपना नामांकन करेंगे। तो इधर महाराष्ट्र में या फिर दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो वहां पर भी चुनाव को लेकर इस वक्त गर्मियां देखने को मिल रही हैं और झारखंड में 2 चरणों के अंदर मतदान होंगे। 23 को परिणाम निकल कर आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक ही चरण के अंदर सभी सीटों पर मतदान होने वाले हैं और उन सभी सीटों पर एक ही साथ जो है वो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आएंगे। उसमें न सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र शामिल होगा, बल्कि उसमें कुछ उपचुनाव के जो परिणाम है वो भी इसी के साथ निकलकर सामने आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य जगहों पर उपचुनाव भी होने हैं, जिनका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हो चुका है। और आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की और इससे पहले लगातार प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जा रही है। इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौथी लिस्ट जारी की गई है। वहीं पर अगर बात करें ईसी की तो उन्होंने संवेदनशील इलाकों में कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी किया गया है और महाराष्ट्र और झारखंड में सभी तरीके की तैयारियां जो है वो असेंबली इलेक्शंस को लेकर कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल द्वारा अलग अलग टाइम पर अपनी सूचियां जारी की जा रही है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की, जिसके चलते की संवेदनशीलता को देखते हुए चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखो ये चुनाव है और चुनाव 5 साल के बाद एक बार होते हैं। किसी भी राज्य में 5 साल का जो अंतराल होता है और इससे पहले आज जो ये साल 2024 का रहा, ये पूरी तरह से चुनाव से भरा रहा। शुरुआत में लोकसभा के चुनाव पूरे देश के अंदर हुए, उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर के चुनाव इससे भी नजरों में थे, क्योंकि कई सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हुए हैं।
उसके बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव सबकी नजरें इन दोनों राज्यों पर बनी हुई है। इसके साथ साथ उपचुनाव में भी नजर बनी हुई है। इधर आप सांसद स्वाति मालीवाल को कोर्ट से राहत मिली है, ये बड़ी खबर आ रही है। 2 से 15 नवंबर तक यूएस जाने की अनुमति उन्हें मिल गई है और आप सांसद हैं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें फिलहाल कोर्ट से राहत मिल गई है। 2 से 15 नवंबर तक उन्हें यूएस जाने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दी गई है, यानी इन दिनों के बीच में वो यूएस जा सकते हैं अपने अभिव्यक्ति के तौर पर। और ये फिलहाल उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एक कंट्रोवर्सी चली थी, एक तरफ से स्वाति मालीवाल और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल के पीए जो भीमो कुमार हैं, उनके बीच की ये कंट्रोवर्सी चली थी जो कोर्ट तक पहुंची और अब कोर्ट ने फिलहाल उन्हें थोड़ी बहुत राहत देने की यहां पर कोशिश की। तो चलिए जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी है। केरल के कासरगोड में बड़ा धमाका हुआ है। केरल का ये धमाका इस वक्त आया है। आतिशबाजी के दौरान ये धमाका हुआ है और जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, आतिशबाजी भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ धमाके भी हो रहे हैं। धमाके में 150 लोग घायल होने की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ा मामला, देखिए तस्वीरों में देख लीजिएगा आप। जब ये धमाका हुआ तो धमाके के बाद ये गुबार जो है ये कितने इलाके तक पहुंच गया, इसका असर कितना देखा गया और ये भीड़ भी नजर आ रही है क्योंकि धमाका इतना खतरनाक था। जो आग का गोला बना है उसके बाद धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। इसमें कई सारे लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं और फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया है। ये आतिशबाजी के दौरान का धमाका है। आतिशबाजी से पटाखा गोदाम तक ये चिंगारी पहुंची है। आतिशबाजी हुई, पटाखा गोदाम होगा वहां पे और उसमें चिंगारी पहुंच गई और जब पटाखे की गोदाम में आग लगती है तो आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि वहां का क्या माहौल होगा, किस तरह से पटाखों के गोदाम में ये आग लगी होगी और उससे जो आसपास के लोग हैं उनमें किस तरह का हड़कंप देखने को मिला है। 150 लोग घायल हुए हैं। 8 की हालत गंभीर है। माफ कीजिए, अभी मौत इसमें नहीं हुई है, इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8 लोगों की जो हालत है वो काफी गंभीर बनी थी। बता दें कि केरल के कासरगोड का ये मामला है जहां पर एक मंदिर में सोमवार रात करीब 12 बजे के करीब एक बड़ा मामला पेश आता है। आतिशबाजी के दौरान एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 150 के करीब लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। लेकिन अभी बुरी खबर यह है कि आज की हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। बाकी के जो लोग हैं उनकी सामान्य तौर से जो स्थिति है वो थोड़ी सी नाजुक बनी है, लेकिन आपको बता दें कि ब्लास्ट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो चलिए, आपने देखा है किस तरह से आग का मामला सामने आया, लेकिन इधर 60 फ्लाइट में फिर बम की धमकी मिली है। देखिए एक और बड़ी जानकारी और धमकियों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। एयर इंडिया की दिल्ली कोलंबो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। 15 दिनों में 400 से ज्यादा फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। केंद्र की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इन धमकियों को, अगर ये धमकियां बड़े हमले में तब्दील ना हो, उसको लेकर फिलहाल काम किया जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है, लेकिन सिलसिला धमकियों का लगातार जारी है। चिपन धमकी मामले में अभी तक फिलहाल कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं। 400 से ज्यादा फेक थ्रेट भी मिली है। देखिए फेक इसमें थ्रेट भी मिल रही है, फेक धमकियां भी मिल रही है। आखिर ये कौन कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, किस कारण से और इसका करने के पीछे क्या कारण है, ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो आपको बता दें कि 15 दिन में 400 से अधिक फेक मिले हैं। हालांकि लगातार पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के चलते आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए, वक्त हो चला है अगली खबर का, जहां पर हमने आपको फेक थ्रेट के वाले की जानकारी दी। वहीं पर आगे बढ़ चलेंगे जहां पर कुशीनगर में गंगा जमीनी तहजीब की झलक जो है वो देखने को मिली है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लक्ष्मी प्रतिमा पर फूल बरसाए हैं। देखिए किस तरीके से ब्रदरहुड की एक तस्वीर सामने आई है। प्रतिमा को लेकर जो लोग हैं वो लेकर जा रहे थे। इस दौरान गुलाब के फूल के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लक्ष्मी माता की प्रतिमा का स्वागत किया है। दशहरे के दौरान छावनी मोहल्ले में दुर्गा प्रतिमा पर पथराव हुआ था, लेकिन उसी इलाके में लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेकर जाया जा रहा था और उसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल मालाओं के साथ एक जो प्रतिमा है, जो आइडल है,
उसका स्वागत किया है। कुशीनगर का कहीं ना कहीं वाक़ा सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम समुदाय का जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, साफ तौर से इसकी सीधी झलक आप देख सकते हैं। उमेश मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उमेश, ये तस्वीर क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश दे रही है जो फूल मुस्लिम समुदाय की तरफ से यहाँ पर जो है बरसाए गए हैं इस यात्रा पर? देखिए शीतल, बिल्कुल कुशीनगर में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लक्ष्मी प्रतिमा पर फूल बरसाए हैं। हालांकि ये कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश है दोनों संप्रदायों के लिए कि जिस तरह से आप देखिए कि उसी छावनी मोहल्ले में प्रतिमा पर जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वहां पर पुष्प वर्षा की गई है और दोनों पक्षों में और दशहरे के दिन छावनी मोहल्ले में ही दुर्गा प्रतिमा पर पथराव हुआ था। तो उसी मोहल्ले में एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है, भाईचारा देखने को मिल रहा है, जहां पर दोनों संप्रदाय के लोगों ने किस तरह से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा थी उससे फूल वर्षा किए हैं। तो कहीं कहीं आपसी सौहार्द का जो वातावरण है वो कुशीनगर में देखने को मिला है और भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारा बात कही जाती है वो भी तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन के लोगों का एक बड़ा योगदान है कि वहाँ पर पूरी तरह से जो अमन चैन है कुशीनगर में बरकरार रहे और लोगों के बीच कोई भेदभाव न हो, ये भी एक तस्वीर देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं इस तरह की तस्वीरों से एक बात साफ हो जाती है कि जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द गुजरते हैं उन लोगों को समझना चाहिए जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी सौहार्द है वो न बिगड़े, एक दूसरे के त्योहारों में खुशी मनाएं। कम से कम ये जो भारत की तस्वीर है ये एक अपने आप में एक पूरी तरह से परिभाषित करती है हमारी तमाम तहजीब को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, ये तस्वीर दिखाने के लिए। हमारे सहयोगी ने बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई है। तो जो समुदाय है उनमें कैसे सौहार्द है वो वातावरण देखा गया है। हरियाणा को भी पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिली है। हरियाणा से इस वक्त बड़ी खबर, हरियाणा को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। अभी हरियाणा में नई सरकार बनी है बीजेपी के रूप में और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इससे कई योजनाओं का इस वक्त जो है वो शिलान्यास हो रहा है। पीएम राइसिंग सैनी भी इस वर्चुअल मोड में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर दीपावली भी है और दीपावली के खास त्योहार पर भी इस वक्त लगातार केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में ब्रांचेस के तौर पर उन तक हर जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा और या फिर अलग अलग बड़ी बड़ी सौगातें उन तक पहुंचा रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी अन्य चीजें हो, सड़कें हो, रेलवे हो, ब्रिजेस हो, ये तमाम बड़ी बड़ी चीजें इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से समर्पित की जा रही हैं। यहाँ पर व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई है। वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राइसिंग सैनी जी मौजूद रहेंगे। 12,850 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं जो हैं वो बताई जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज वर्चुअली कार्यक्रम से इसका उद्घाटन किया गया। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।